नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ हिमाचल से जुड़ी हुई है खबर। शिमला में कांग्रेस की बैठक, भावी सीएम को लेकर के कांग्रेस विधायकों की बैठक बताई जा रही है। वहीं देखिए, आपको बता दें, जीते हुए सभी विधायक शिमला पहुंच रहे हैं। पर्यवेक्षकों के साथ विधायकों की बैठक होनी है। पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला बैठक लेने जा रही हैं। विधायकों की राय के बाद पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट भेजी जाएगी और इस रिपोर्ट के आधार पर हाईकमान मुख्यमंत्री का निर्णय लिया जाएगा। हाईकमान की तरफ से कि मुख्यमंत्री पद किसे सौंपा जाए। तो शिमला में आज बड़ी बैठक होने जा रही है कांग्रेस की। तो बड़ी बैठक आज, क्योंकि सीएम फेस को लेकर के ये बैठक मानी जा रही है बेहद अहम। और साथ ही इससे पहले हमने आपको खबर भी बताई थी कि किस तरीके से विधायकों को शिफ्ट करने की जानकारी भी सामने आई थी। हालांकि शिमला में आज एक बैठक की जाएगी। पहले भावी सीएम को लेकर के कांग्रेस विधायकों की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अब अंतरकलह की स्थितियां कांग्रेस में देखी जा रही थी, अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या एकमत राय से किसी एक चेहरे पर मुहर लगा पाएगी कांग्रेस या नहीं, और क्या इस बीच भी घमासान आपस में ही देखने को मिलेगा। हालांकि भावी सीएम को लेकर के कांग्रेस में आज कांग्रेस की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है। और सीधा रुख लेते हैं हिमाचल का, जहां से हमारे साथ योगराज जुड़ चुके हैं। योगराज, शिमला में कांग्रेस की बड़ी बैठक आज होने जा रही है, क्या मंथन होने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल बड़ी बैठक शिमला में होगी। चुने हुए जो 40 विधायक हैं उनको यहाँ पर शिमला बुलाया गया है, कांग्रेस कार्यालय बुलाया गया है, जहाँ पर पर्यवेक्षक जो हिमाचल प्रदेश के लिए लगाए गए हैं भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और इसके अलावा जो प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के राजीव शुक्ला, वो यहाँ पर खुद पहुँचेंगे। और जो 40 विधायक जीतकर कांग्रेस पार्टी के आएंगे उनको जो है पूछा जाएगा कि किस चेहरे के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का जो है मन बना रहे हैं, किस चेहरे पर जो है वो दाव खेल रहे हैं। तो मुखिया आज जो है यहाँ पर तय होगा। दोपहर बाद ये बैठक कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन जो शिमला में है यहाँ पर होगी। और तमाम जो विधायक हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है एक पहाड़ी इलाका है, ऐसे में दुर्गम इलाकों से विधायक जो हैं चुनकर आएंगे। दोपहर बाद इसलिए बैठक यहाँ पर बुलाई गई है, क्योंकि विधायक उनकी चंबा, किन्नौर जैसे क्षेत्रों से पहुँचेंगे तो समय ज़्यादा लगता है। ऐसे में दोपहर बाद ये बैठक कांग्रेस कार्यालय में बुलाई गई है और विधायकों को पूछा जाएगा कि किस चेहरे के साथ जो है हिमाचल प्रदेश में वो सरकार बनाने को लेकर जो है सहमति जताते हैं। और ये रिपोर्ट, लेकिन योगराज, ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि भावी विधायकों और भावी सीएम चेहरे को लेकर के जो स्थितियां सामने आ रही थी, उन्हें हो सकता है चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाए। क्या इस पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है, या फिर शिमला में ही वो चेहरा तय हो जाएगा और विधायक भी यहीं रहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। कल जिस तरह से पहले ये बैठक चंडीगढ़ तय की गई थी कि चंडीगढ़ जो है वो विधायकों को बुलाया जाना है, लेकिन उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि शिमला ही इस बैठक को किया जाए। पहली बैठक जो है ये शिमला में की जाएगी। शिमला में तय किया जाएगा, विधायकों को पूछा जाएगा कि किस चेहरे पर जो है वो चाहते हैं कि इस चेहरे को जो है हिमाचल प्रदेश का मुखिया बनाया जाए। उसको लेकर तमाम जो विधायक हैं उनसे राय ली जाएगी। राय लेने के बाद जो रिपोर्ट है वो पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी। अगर सहमति नहीं बनती है, अगर इसमें कोई जो है द्वंद्व होता है, जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह गुट के जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू हो या प्रतिभा सिंह हो, उनको माफ़ कीजिएगा, उनसे राय लेने के बाद जो है ये रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी और हाईकमान जो इस पर निर्णय लेगा। जो खबर चल रही थी योगराज की रायपुर शिफ्ट किया जाएगा, चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाएगा और अब शिमला में बैठक होने जा रही है, इसके पीछे क्या एक डर कांग्रेस को सता रहा है? जी हाँ, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अब ये डर सता रहा है कि जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की बातें जो है की जा रही थी, दूसरे राज्यों में घटित हुआ है और हिमाचल प्रदेश में भी कहीं ना कहीं बीजेपी की जो है नज़रें विधायकों पर थी। अगर विधायकों में आपसी लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं इसका जो फ़ायदा है वो बीजेपी उठा सकती है। यही डर था और इसलिए बैठक चंडीगढ़ बुलाई गई और चंडीगढ़ के बाद अब शिमला बुलाई गई है। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखिए योगराज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर कौन कौन से वो चेहरे हैं जो कि सीएम रेस के लिए इस वक्त आगे चल रहे हैं। क्या उन चेहरों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है कांग्रेस की तरफ से कि किनकी सूची में नाम शामिल किए जा रहे हैं और कौन इस रेस में अब तक आगे? जी हाँ, बिल्कुल। 3 से 4 ऐसे बड़े चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में, जिसमें प्रतिभा सिंह खुद हैं, अब प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की। इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू जो प्रचार कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनका नाम चल रहा है। और
नेता विपक्ष हैं मुकेश अग्निहोत्री, उनका नाम चल रहा है। और इसके अलावा कांगड़ा, क्योंकि प्रवेश द्वार जो है सत्ता का कांगड़ा को कहा जाता है और कांगड़ा से 10 विधायक चुनकर आए हैं, तो कांगड़ा से ओबीसी नेता हैं चंद्र कुमार, उनका नाम भी जो है वो चल रहा है और पहले भी मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में और अब कहीं ना कहीं वो भी रेस में नजर आ रहे हैं। तो तमाम ये 3 से 4 बड़े चेहरे हैं जिसको लेकर जो है चर्चा चल रही है और विधायकों से राय ली जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला जो है पार्टी हाईकमान लेगी और विधायकों की राय के बाद। ठीक है योगराज, तस्वीरें जरा दिखा दीजिए। आपके पीछे हम देख रहे हैं कि ऑफिस को बहुत ही अच्छी तरीके से सजा दिया गया है, रोशन पूरा माहौल वहां पर हो रहा है क्योंकि गुजरात नहीं जीत पाई, ना ही दिल्ली एमसीडी जीत पाई, एक राज्य मिला है कांग्रेस को। जी हाँ, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है, संजीवनी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये मिली है और यही वजह है कि 5 साल बाद इस कांग्रेस कार्यालय में ये रौनक लौटी है और इस कांग्रेस कार्यालय को सजाया गया है फूल मालाओं से, लाइटनिंग की गई है विधायकों के स्वागत के लिए क्योंकि दोपहर बाद विधायक यहाँ पर पहुँचने हैं। तो 5 साल बाद कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश से एक राहत भरी खबर जो है कांग्रेस पार्टी को मिली है और यही कारण है कि आप देख सकते हैं रौनक कांग्रेस कार्यालय में है, सजाया गया है और आप देख सकते हैं बड़े बड़े बैनर यहाँ पर लगे हैं, पार्टी के झंडे आपको नज़र आ रहे होंगे, फूल मालाएं नज़र आ रही हैं, लाइटनिंग की गई है। तो रौनक कहीं ना कहीं 5 साल बाद ये हिमाचल प्रदेश में लौटी है और देश के लिए भी एक बड़ी खबर है, देश के लिहाज से देखे जाए कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है देश में सिमटती जा रही है और छत्तीसगढ़ राजस्थान के बाद हिमाचल प्रदेश में ये कामयाबी जो है कांग्रेस पार्टी को मिली है, सरकार बनाने का मौका मिला है, जनादेश दिया है और यही वजह है कि आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, रौनक लौटी है हिमाचल प्रदेश में, एक संजीवनी जो है कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश से मिली है क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी नज़दीक है लोकसभा का। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जो ये हिमाचल प्रदेश में सत्ता वापसी हुई है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है कांग्रेस पार्टी के लिए 2024 के चुनाव के मद्देनजर भी है। जी हालांकि योगराज देखिए, नेक टू नेक फाइट हमने देखा था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बना हुआ था, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि इस बार रिपीट थ्योरी आएगी, लेकिन एक बार फिर से इतिहास ने खुद को दोहराया और नो रिपीट थ्योरी हिमाचल में हमने देखा है। लेकिन क्या कांग्रेस इस बार जो अपनी भूमिका को लेकर के तमाम वादे तो कर चुकी है, क्या उसका रिफ्लेक्शन अब नजर आएगा? क्योंकि चुनौती उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है कि अगर इस बार उन्हें मौका मिला है तो जनता को इतना खुश कर दे कि शायद रिपीट थ्योरी कांग्रेस के लिए अगली बार भी देखा जा सके। जी हाँ, बिल्कुल क्योंकि ऐलान बड़े बड़े किए गए हैं जिसमें ओपीएस सबसे बड़ा इशू जो है कांग्रेस पार्टी ने बनाया, कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे थे। इसके अलावा 1500 रुपये महीना देने की बात की है हर महिला को जो 18 साल से ऊपर की महिला है और इसके अलावा 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की गई है, 1 लाख रोजगार देने की बात की गई है, 5 साल में 5 लाख रोजगार देने की बात की गई है। तो बड़े बड़े ऐलान जरूर कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश क्योंकि कर्ज के बोझ के तले दबा है, 70,000 के आसपास योगराज आप नजर बना के रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक करते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जनता ने पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए राज बदल दिया है, यानी हर चुनाव की तरह इस बार भी सत्ता बदली है। राज्य की 68 सीटों पर वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। तो आखिरी नतीजों में कांग्रेस के बहुमत के लिए जरूरी 35 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया और 40 सीटों पर कब्जा जमाया है। तो वहीं बीजेपी महज 25 सीटों पर ही सिमट करके रह गई। 2017 के मुकाबले बीजेपी को 19 सीटों का नुकसान पहुंचा। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो इस बार 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका इस बात से लगा कि उसके 10 मंत्रियों में से 8 मंत्री हार गए। तो हिमाचल प्रदेश का ये विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। कांटे की टक्कर दिख रही थी बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन अंतिम नतीजे आते आते कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा 35 सीटों पर पार कर लिया और 40 सीटों पर कब्जा जमा लिया है और अब हिमाचल प्रदेश में एक कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। शिमला में बैठक होने जा रही है कांग्रेस की भावी सीएम फेस को लेकर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे कि 2017 के मुकाबले देखिए बीजेपी को जो 19 सीटों का नुकसान पहुंचा था। हालांकि अब 68 सीटों पर ये रोचक मुकाबला देखा गया दो पार्टियों के बीच में मुख्यतः, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल की जनता ये तय कर सकती है कि आने वाला समय किस सरकार को दिया जाए और किस पर भरोसा जाहिर किया जाए। हालांकि इस बार देखिए नो रिपीट थ्योरी एक बार फिर से लागू होते हुए और कैसे आम जनता ने अपना भरोसा जाहिर किया है कांग्रेस पर और जनता ने परंपरा को कायम रखा, क्योंकि हर 5 साल के बाद यहां सत्ता परिवर्तन हो जाता है और इस बार भी ठीक वैसे ही परिणाम सामने आए हैं। बिल्कुल, तो देखिए 68 सीटों पर मतगणना पूरी हुई और इसके बाद जो नतीजे सामने आए उसमें कांग्रेस गदगद रही। और प्रतिभा सिंह कुछ कह रही है, आपको पहले वो सुनवाते हैं।
हर कांग्रेस के दिल में एक उम्मीद जगी है कि जी हाँ हम जीत सकते हैं, और ये हमने दूसरा चुनाव जीत लिया। मैम, जिस तरह से अभी भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा है कि देखो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो खरीद फरोख्त का पिछला रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का, हमें अलर्ट रहना होगा। इस विषय में आप कैसे सोचती हैं? देखिए, अगर तो बहुत कम मार्जिन होता है, हम बराबरी पे होते, देन वन कुड थिंक ऑफ इट। नाउ वी हैव गॉट 40 सीट्स, सो इस पे कोई बड़ी भारी डरने की बात नहीं है, या कोई खरीद फोक्त की बात नहीं है, या कोई हॉर्स ट्रेडिंग की बात नहीं है। हम लोग बहुमत में आए हैं, और जैसा अन्य स्टेट्स में होता है कि गुजरात में नहीं, गोवा में हुआ या उत्तराखंड में हुआ या और स्टेटों में हुआ, आई डोंट थिंक कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई बात है, ना पहले हुई है ना अब होने जा रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो प्रतिभा सिंह को सुन रहे थे आप, और देखिए जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग का डर सताने का जिक्र बार बार किया जा रहा है कांग्रेस को, तो ऐसे में प्रतिभा सिंह ने स्पष्ट कहा है कि हमें हॉर्स ट्रेडिंग का डर नहीं सता रहा है, और इसी वजह से हमने निर्णय लिया है कि सारे विधायकों की बैठक शिमला में ही संपन्न की जाएगी। तो वहीं गुजरात चुनाव में बीजेपी के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, और बीजेपी को 156 सीटें मिली है, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस 77 से 17 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं सरकार बनाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें ही मिली है। बेहद दिलचस्प रहा था ये मुकाबला, लेकिन बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार बीजेपी ने 182 में से 156 सीटें जीतकर नया इतिहास रच दिया है। इतिहास ऐसा कि आने वाले सालों में शायद ही कोई पार्टी इसे तोड़ पाए। गुजरात चुनाव के परिणाम जैसे ही आने शुरू हुए, बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ने लगी। रुझानों में बीजेपी ने ऐसी बढ़त बनाई जिसने विपक्षी दल कांग्रेस को मीलों पीछे छोड़ दिया। शाम आते आते तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई और बीजेपी को रिकॉर्ड 156 सीटों पर जीत मिली। वहीं 2017 में 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस महज 17 सीटों पर सिमट गई। ये कांग्रेस का गुजरात में अब तक का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन रहा है। इससे पहले 1990 में कांग्रेस को 33 सीटें मिली थीं। हालांकि कांग्रेस की इस हार की पटकथा उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 29 नवंबर को लिख दी थी, जब उन्होंने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? उधर गुजरात में सियासी जमीन तैयार करने में जुटी आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली है। वैसे आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन पार्टी के लिए किसी उपलब्धि से कम भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात जैसे राज्य में जहां 30 साल से लगातार बीजेपी का राज है, वहां 5 सीटों पर जीत दर्ज करना आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने 22 नवंबर को दावा किया था कि मैं लिख कर देता हूं, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी ज़रूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए, और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद
अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। विपक्ष के तमाम दावों को खारिज करते हुए बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और सबसे पहले जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हुए। मैं सबसे पहले जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हूं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का बढ़ता जन समर्थन दिखाता है कि परिवारवाद के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। मैंने गुजरात के भाई बहनों से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। वहीं इस बार चुनाव में सबकी निगाहें मोरबी सीट पर थीं। हाल ही में मोरबी में पुल हादसे के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी को इस सीट पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन मोरबी की जनता ने हादसे के वक्त लोगों की मदद करने वाले कांतिलाल अमृतिया को भारी मतों से जिताकर बता दिया कि मोरबी की जनता आज भी बीजेपी के साथ खड़ी है। गुजरात में इस रिकॉर्ड जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने ऐलान किया है कि गुजरात में 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा और भूपेंद्र भाई पटेल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा कई बड़े नेता शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को बधाई दे दी है। सोनिया जी के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं, ये ट्वीट किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का आज 76वां जन्मदिन, और ऐसे में इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी गई। सोनिया गांधी अभी राजस्थान में और सवाई माधोपुर के रणथंभौर में आज उनका जन्मदिन मनाया जाएगा, और इस दौरान उनके दोनों बेटे और बेटी यानी कि सोनिया गांधी और साथ ही राहुल गांधी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, और रणथंभौर में पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि दरअसल राजस्थान में ही भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त चल रही है, और यही वो मुख्य वजह है जिस वजह से राजस्थान में ही ये निर्णय लिया गया कि सोनिया गांधी के 76वें जन्मदिन को मनाया जाएगा। ये ट्वीट हम आपको नरेंद्र मोदी का दिखा रहे हैं, जिसमें सोनिया गांधी को उन्होंने उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई देते हैं। आरोपी आफ्ताब की पेशी आज होनी है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में आफ्ताब की पेशी होगी। आफ्ताब की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है, और कड़ी सुरक्षा के बीच आफ्ताब की पेशी आज होने जा रही है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं श्रद्धा। हत्याकांड से जुड़ी हुई दिल्ली के साकेत कोर्ट में आफ्ताब की पेशी होनी है। दरअसल आज से ठीक 10 दिन पहले जब आफ्ताब को ले जाया जा रहा था वैन में, तब हमला हो गया था उस वैन पर, और इसी को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच आफ्ताब की पेशी आज होने जा रही है। न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। आफ्ताब की जिस तरीके से श्रद्धा का मर्डर किया गया था आफ्ताब की तरफ से, पुलिस लगातार जांच कर रही है, और कई अहम सबूत अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, और यही वजह रही कि नार्को टेस्ट कराया गया आफ्ताब का, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया गया, और अब आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में आफ्ताब की पेशी होने जा रही है। तो लगातार पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। दिल्ली के महरौली के जंगल पहुंचा जा रहा है। इसी के साथ जहां जहां भी कनेक्शन सामने आ रहे हैं आफ्ताब के, श्रद्धा के, वहां वहां पुलिस पहुंच रही है। लेकिन आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी होने जा रही है आफ्ताब की। हालांकि देखिए, आफ्ताब को लेकर के कई बड़े खुलासे एक एक करके सामने आए थे, और वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालांकि अब ये देखिए कि आफ्ताब से किस तरीके के सवाल पूछे गए, और वो तस्वीरें हम आपको दिखाकर समझाने की कोशिश करें कि कैसे जब आफ्ताब को उसको
पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो उससे क्या क्या सवाल किए गए थे, श्रद्धा का सर कहाँ है, क्योंकि उसने कहां सर को फेंका था, इस बात की जानकारी लंबे समय तक किसी के पास नहीं थी। और देखिए इसी के साथ आफ्ताब से ये भी पूछा गया कि श्रद्धा के शव के बाकी हिस्से कहां फेंके गए हैं। लगातार सवाल किए जा रहे हैं आफ्ताब से क्योंकि बयान अपने बदल रहा है। इसके साथ ही पूछा ये भी गया कि श्रद्धा का मोबाइल कहां फेंका गया है, क्योंकि मोबाइल बरामद अभी तक नहीं हुआ है। और देखिए ये मुख्य कड़ी है कि अगर श्रद्धा का मोबाइल फोन बरामद हो जाता है या फिर श्रद्धा के सिर का हिस्सा बरामद हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा खुलासा, इसमें बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। और इसी वजह से इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि आखिर क्यों आफ्ताब की तरफ से खुलासा नहीं किया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। हालांकि औजार को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए थे और श्रद्धा के मामले में अब तक जो नए अपडेट सामने आ रहे हैं, क्योंकि आफ्ताब ने खुद अपने मुंह से इस बात को कबूल किया था कि उसने ही श्रद्धा की जान ली। बिल्कुल, और कई सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं ताकि आफ्ताब उनके जवाब दे दे और जो जांच चल रही है उसमें पुलिस आगे बढ़ सके, क्योंकि लगातार अपने बयानों को बदल रहा है। लेकिन आज साकेत कोर्ट में पेशी होने जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये पेशी आज आफ्ताब की होगी। आफ्ताब से क्या क्या पूछा गया हम आपको लगातार बता रहे हैं। उसने इस वारदात के बारे में किसी को जानकारी दी थी क्या, ये सवाल भी आफ्ताब से किया गया है। साथ ही ये भी पूछा गया कि अगर हत्या की जानकारी थी तो वो शख्स भी इस हत्याकांड में शामिल था क्या। सवाल ये किया गया कि क्या आफ्ताब के अलावा यानी उसके अलावा और भी कोई उसके साथ शामिल था क्या, ये भी पूछा जा रहा है आफ्ताब से। तो एक एक करके कई बड़े खुलासे आफ्ताब की तरफ से किए तो गए थे, लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट में इस बात का पता लगाने की भी कोशिश की गई थी कि आखिर वो मोबाइल फोन जो श्रद्धा यूज किया करती थी वो कहाँ है। जो कपड़े उस रात हत्या के दिन जो कपड़े श्रद्धा ने पहने थे वो कपड़े आखिर आफ्ताब ने कहाँ ठिकाने लगाया, और जब शव के अलग अलग टुकड़े किए तो सर का हिस्सा उसने कहाँ फेंका। तो तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, लेकिन बार बार जिस तरीके से वो अपने बयान बदलता रहा, गुमराह करने की कोशिश पुलिस को की गई और एक लंबा समय उसने लेने की कोशिश की ताकि वो प्री प्लान तरीके से आगे बढ़ सके। और गणेश पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, बड़ी खबर है, दिल्ली के साकेत कोर्ट में आफ्ताब की पेशी आज होने जा रही है। देखिए कुछ जो पूरा मामला है आफ्ताब को लेकर कुछ ही देर में यहाँ पर पेशी होगी और साकेत कोर्ट में है पूरा मामला। और जिस तरीके से आफ्ताब और श्रद्धा का जिस पूरा घटनाक्रम है, बहुत ही दर्दनाक घटना आती है। पूरे मामले को लेकर अभी भी पुलिस को जो सर है, मोबाइल फोन है, तमाम इस तरीके से चीजें का इंतजार है और अभी तक लगातार कई बार पुलिस से पूछताछ हो रही है। लेकिन आफ्ताब जो है बहुत ही शातिर है और बार बार अपने बातों को पलट रहा है। जो एक बार वो बात कह रहा है, दूसरी बार जो बातों को पूछी जा रही है तो बयानों को पलट रहा है। लगातार एक खोजा जा रहा है कि सर कहाँ गया, फोन कहाँ गया, किस तरीके से बातें हुई। लेकिन आफ्ताब इतना शातिर है कि अपने बयानों लगातार पलट रहा है और आज जिस कुछ ही देर में साकेत कोर्ट में आफ्ताब की पेशी होगी। जी तो गणेश, क्या हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि हमने ये भी देखा कि कैसे जब उसने इस मर्डर को अंजाम दिया उसके बाद से उसने इस बात का खुलासा किया था कि उसके शव के साथ, श्रद्धा के शव के साथ कुछ घंटे उसने बातचीत भी की थी, उसने प्रॉपर प्लानिंग के साथ में सब कुछ क्लीन अप भी किया था। क्या ये पहले से प्री प्लान था? देखिए आफ्ताब की बात अगर हम कहें तो आफ्ताब एक शेफ भी था और जिस तरीके से वो फ्रिज लेकर आता है, फ्रिज में श्रद्धा को टुकड़े करके रखता है, उसके साथ रहता है और जब वो श्रद्धा को मौत के घाट उतारता है, जहां तक पता चलता है वो आफ्ताब कई घंटों तक श्रद्धा से बातें भी करता है। लेकिन अपने आप में जिस तरीके से उस पूरे घटना को अंजाम देता है, कोई भी इस तरीके से घटना को अंजाम देने से पहले एक आदमी, कोई भी व्यक्ति होगा, वो डरेगा और सोचेगा कि किस तरीके से वो क्या पूरा घटना। लेकिन आफ्ताब इतना शातिर, इतना युग है, दरिंदे के तरीके जो घटना को अंजाम दिया तो गलत नहीं हो, क्योंकि फ्रिज के अंदर पूरे शव को 35 टुकड़े करके रखता है और एक एक करके रात के अंधेरे को जंगल का इंतजार करता है। और यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली बात होगी, जो 100 फुटा रोड छतरपुर का है, व्यस्ततम चौराहे में से एक है दक्षिणी दिल्ली का, उस सड़क से रैकी कर, ये कहें कि रैकी करना गलत नहीं हो, क्योंकि लगातार उस रोड से गाड़ियां चलती है और लगातार किस तरीके से वहां पर वो जाता था और उस घने जंगल में श्रद्धा के एक शव को कहाँ फेंकता था। अभी भी पुलिस को इंतजार है कि जो 35 टुकड़े जो उसने किए श्रद्धा को कहाँ ठीक है गणेश, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपको तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण पर फिर से कहा है कि इस पर सख्त कानून की जरूरत है। जहां चाइना में 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा होते हैं, वहीं हमारे देश में 1 मिनट में 32 से 33 बच्चे पैदा होते हैं। आज हमारे पास आबादी 18% से ऊपर हो गया, जमीन 2.5% है, पानी 4% से कम है
और चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा करते हैं, हम 1 मिनट में 32-33 बच्चा पैदा करते हैं। तो हमें उनके बराबर अगर जाना है तो हमें भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा, ऐसा कानून जो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दें, सरकारी सुविधाओं से